नहीं सेट हो रहा। लेटरल मैग्नीफिकेशन, देखो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में रखा हो जाता है तो उस केस में जब आप रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करते हो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या था, शिफ्टेड अपीयर हो रहा था। तो जो शिफ्टिंग आपकी होती थी, आपने कहा था ड्यू टू रिफ्रैक्शन, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्टिंग हो रही थी। अब शिफ्टिंग के केस में क्या होता है, अगर ओरिजिनल जो रे आपकी थी, सपोज दैट जिस ओरिजिनल पोजीशन से जो रे आ रही थी, जिस पोजीशन पे सरफेस को क्या कर रही थी, रिफ्रैक्ट हो रही थी, और जो उसका इमेज फॉर्म हो रहा है उसे अगर हम लोग क्या किया जाए, दोनों को मैच किया जाए, तो जो शिफ्टिंग हमारी हो रही है, जो हमारी क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, उसी को हम लोग टर्म दे लेते हैं क्या वहाँ पे, लेटरल मैग्नीफिकेशन। कितना ऑब्जेक्ट, जैसे मैग्नीफिकेशन क्या पढ़ा था, इमेज की साइज अपन ऑब्जेक्ट की साइज पढ़ा था। तो जो इमेज आपका बनेगा ना और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का जो रेशियो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किसमें, जब हम डिफरेंट मीडियम में देख रहे हैं तो उसके बेस पे जो डिटरमाइन किया जाता है तो वहाँ पे टर्म दिया जाता है लेटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो लिखिएगा लेटरल मैग्नीफिकेशन, हेडिंग कर लिया बेटा। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट of height x placed vertically in a medium having refractive index mu1, medium having रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, सपोज दैट इस मीडियम में रखा गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा mu1 है, सच दैट द लोअर एंड इज ए डिस्टेंस h फ्रॉम, सच दैट द लोअर एंड इज एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम इंटरफेस एंड अपर एंड ए, अभी डॉक्यूमेंट के दिखा देंगे बेटा, अपर एंड ए एट ए डिस्टेंस। अब अगर x हाइट है बेटा और लोअर एंड का डिस्टेंस h है, तो अपर एंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h प्लस एक्स की h माइनस एक्स। बोला गया कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये डेंस कोई मीडियम आपने लिया, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा बेटा, सपोज दैट जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो अपनी x है, ठीक, कितना है, इसकी अपनी हाइट x है, और लोअर एंड से इसका जो इंटरफेस है, ये मीडियम को दोनों को क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। लोअर एंड से जो आपका क्या है, हाइट है, डिस्टेंस उसकी वो h है, कहाँ से, इसके लोअर एंड से। तो ये अपर एंड से जो डिस्टेंस होगी ये h प्लस एक्स होगा, यहाँ से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो h प्लस एक्स की h माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि अपर एंड से डिस्टेंस जो बचेगी वो h माइनस एक्स, लोअर एंड से बेटा कितना है, ये h है। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर हमारा इमेज की जब बात हम लोग करते हैं, अगर इमेज की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक, जैसे मान लो ये है, अब रे आपकी जा रही है यहाँ से, मान लो ठीक, इस इंटरफेस पे ये रे गई, इंसिडेंट हुई। अब चूंकि यहाँ से डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम क्या होगा, नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा। इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ से बेटा पीछे मैच कराएंगे इसी लाइन पे, तो जहां ये मैच करेगा ये हमारा इसका इमेज कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या, इमेज। ये इमेज है और ये वाला हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ये इमेज का आपका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक। कंडीशन क्या बनना है आपका, थोड़ा सा इसको हमें और डाइवर्ट, रुक जाओ, चलो ये हमारा क्या, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ जो हुआ, ये तो हमारी वर्ड का शिफ्ट हो गई,
उसी बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। पहले मान लो बेस से उसका हाइट यस था और अपर इंड से जो ऑब्जेक्ट था उससे हाइट एच माइनस एक्स है। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था, सपोज दैट ऑब्जेक्ट आपने जो लिया है उसे क्या इंडिकेट कर लो, किसी मान लो ऑब्जेक्ट आपका ए बी था और जिसका इमेज बन रहा है वो ए डैश बी डैश। आपने डायग्राम बना लिया, तब फिर बताया, डायग्राम बना लो। दिख रहा है बेटा, साइनिंग तो नहीं हो रही है? ये देखो 8 सब्जेक्ट का लेक्चर है, 3 नाम में कहानी पूरी है ना। कौन थे, कब पैदा हुए, कहाँ के, किसको मारा, किससे जी हारे, किससे जीते। हाँ बेटा, ऊपर ए जैसे हमने क्या लिया, ऑब्जेक्ट जो है ये इंटरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, ये वाला सेकंड हम μ2 ले लेंगे। ये इसका इंटरफेस है बेटा, दोनों सरफेसेस को, ठीक, जो हमारा डिफाइन कर रहा है। ये ए डैश बी डैश है, ये ए बी है, ये एच है, ये एच माइनस एक्स है। ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला इमेज है। हाँ, ए डैश बी डैश आपका इमेज है और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है। नीचे वाला ए बी है वो ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला ए डैश बी डैश इसका जो इमेज बन रहा है ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। आगे जगह खाली तो आगे बैठ जाओ यार, हैं? हो गया? बोले बेटा, लिखिएगा। अब अगर डिस्टेंस हम लोग इमेज जो हमारा बन रहा है उसके लोअर पोर्शन बी का अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, हम लोगों ने क्या निकाला गया था बेटा, क्या डेप्थ जो होता है अपरेंट डेप्थ की वैल्यू होती थी रियल डेप्थ अपान म्यू, ठीक। तो उस केस में जो रियल डेप्थ है, ठीक, अपान म्यू लेते थे और म्यू की वैल्यू यहाँ पे आएगी बेटा क्या, फर्स्ट मीडियम μ1 है, दूसरा वाला हमारा डायरेक्ट मीडियम क्या है μ2 है। तो वहाँ म्यू डेंसर का लेते थे, म्यू किसका लेते थे, डेंसर मीडियम का लिया जाता। तो लिखिएगा नीचे, बन गया सबका, लिखिए डिस्टेंस ऑफ इमेज, नीचे डिस्टेंस ऑफ इमेज बी डैश, नीचे वाले लोअर इंड का ले रहे हैं, बी डैश फ्रॉम द इंटरफेस, फ्रॉम द इंटरफेस, इस इंटरफेस से इस नीचे वाले लोअर वाला पोर्शन, दैट इज अगर इस पोर्शन की हम बात करते हैं बेटा, ठीक, इसकी अगर हम बात करते, मान लो इसको हमने एच डैश से दिखा दिया, तो डिस्टेंस ऑफ बी डैश फ्रॉम द क्या, कहाँ से, इंटरफेस। तो एच डैश जो आपका होगा बेटा, एच डैश की जो वैल्यू होगी ये हमारा यहाँ से इस फेस से, ठीक, इसकी एक्चुअल जो डेप्थ हम लोग लिया था वो कितना लिया था, एच लिया था। देखो इसका बी का एक्चुअल डेप्थ ये है, अपरेंट डेप्थ हमारा ये मिल रहा है। तो अपरेंट डेप्थ जो होगा, रियल डेप्थ इक्वल अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपान म्यू लिखते थे, और म्यू की वैल्यू होगी क्या, क्या जो सेकेंड मीडियम यानी μ1 है, कौन वाला है, जो μ1 है वो वैल्यू हम लोग लेंगे डेंसर मीडियम पर। एयर चूंकि अगर एयर है तो 1 ले लेते हैं, तो उस कंडीशन उसी की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, म्यू ले लेंगे, या क्या μ1 अपान μ2 कर लीजिए। अगर मान लो डेंसर मीडियम एयर मीडियम हमारा एयर के अलावा कोई और लिया गया है तो वहाँ पे μ1 बाई μ2 कर लीजिएगा, ठीक। तो अगर μ1 बाई μ2 मान लो यहाँ पे अगर दे दिया गया और ये डिफाइन नहीं है कि एयर है कि कुछ अदर मीडियम है, तो यहाँ पे μ1 बाई μ2 करेंगे और ये μ2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो μ2 बाई μ1 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कंडीशन होगी, ठीक है, नोट करिए।
इसी तरह से अगर आप निकालोगे किसका, इमेज का, ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश वाला जो अपर एंड है उसका क्या वैल्यू मिलेगा, तो लिखिएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश फ्रॉम द इंटरफेस, डिस्टेंस ऑफ इमेज ए डैश मतलब ऊपर वाला जो टॉप, ए डैश फ्रॉम द इंटरफेस, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा, ये एच डैश था, यहाँ से इस वाली पोजीशन को अगर हम लोग निकालते हैं, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ वाली ये वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं तो एच माइनस यक्स डैश इसे ले लिया जाए, ठीक, या एच डबल डैश कर दो यार, एच माइनस एक्स के टर्म में लिया है तो एच माइनस एक्स डैश ही कर लो, तो ये आएगा बेटा एच माइनस यक्स डैश, इसकी जो वैल्यू होगी, सिमिलरली जैसे इसको देखा है यहाँ से एच अपान था तो ये बचा एच माइनस एक्स अपान, तो ये आएगा म्यू टू बाई म्यू वन इंटू एच माइनस एक्स, ये हो गया सेकेंड। अब अगर हमें निकालना होगी बेटा साइज ऑफ द इमेज कितना होगा, इमेज की साइज क्या होगी, तो लोअर एंड में से अपर एंड क्या करिए आप घटा दीजिए, सो साइज ऑफ इमेज, जो इमेज हमारा बन रहा है ए डैश बी डैश, उसकी साइज निकालेंगे, साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, तो ये वैल्यू होगी एच में से एच माइनस एक्स, एच डैश माइनस एच माइनस एक्स डैश, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी बेटा, देखो यहाँ पे क्या था, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू एच माइनस म्यू टू बाई म्यू वन इंटू एच माइनस एक्स। जरा यहाँ से देखना, म्यू टू बाई म्यू वन दोनों में कॉमन है, म्यू टू बाई म्यू वन कॉमन कर लेंगे आप, सॉरी, तो जब म्यू टू बाई म्यू वन को आप कॉमन करेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन, तो यहाँ बचेगा एच माइनस, इसको ओपन करोगे तो ये एच होगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एस प्लस एक्स, ये फैक्टर हमारा कैंसिल, और यहाँ से दोनों ओपन करेंगे तो ये एच डैश हो गया, एच डैश माइनस एक्स डैश, तो ये हो गया एक्स डैश। अब ये वैल्यू जो बच रही है एक्स, यानी एक्स डैश की जो वैल्यू मिल रही है, ये म्यू टू बाई म्यू वन इंटू इमेज की जो साइज आपकी बनेगी, एक्स डैश की जो वैल्यू होगी वो म्यू टू अपान म्यू वन माइनस एक्स इंटू एक्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये केस आपका होता है, या कह लो उसी एपरेंट डेप्थ के बेस पे सीधे कर लो। अब देखो इतना तो ये समझने की कंडीशन है कैसे होता है, एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू, तो एपरेंट हाइट इक्वल टू रियल हाइट बाई क्या, म्यू, एपरेंट हाइट हमारा रियल हाइट कितना है, एक्स है, और इफेक्टिव इंडेक्स म्यू वन अपान म्यू टू, या उसी को हम लोग टू म्यू वन कह सकते हैं, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी एक्स बाई क्या, म्यू, और वही म्यू की वैल्यू है म्यू टू बाई क्या, म्यू वन है, ठीक। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बट ये कैसे हुआ है वो चीज़ आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए। नीचे लिखिए, हो जाएगा तो बताइएगा, नीचे लिखो हैंस लेटरल मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ते थे साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिक रिलेशन आपका ये होता था। तो लेटरल मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज हमारा एक्स डैश है बेटा, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स है, ठीक। एक्स डैश की वैल्यू हम लोग ने निकाला है म्यू टू बाई म्यू वन इंटू एक्स अपान एक्स, एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो लेटरल मैग्निफिकेशन हो गया म्यू टू बाई क्या, म्यू वन, या इसी को वन अपान म्यू कह लेंगे बेटा। तो लेटरल मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू हो गई वो वन बाई म्यू के क्या हो जाएगा, बराबर होता है, ठीक, वन बाई क्या होगा, म्यू के बराबर होगा, तो लेटरल मैग्निफिकेशन की वैल्यू वन बाई म्यू के इक्वल हो जाएगी, लेटरल मैग्निफिकेशन वन बाई क्या होगा, म्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होता है उसी को टर्म देंगे आप लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक। हाँ एक आंसर,
चलो बेटा हो गया। तो इस केस में लेटर मैग्निफिकेशन म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू 1 बाई म्यू हो गया। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा वो चीज़ें आपका डिनोशन हो जाता है। आगे लिखिएगा, अगर ऐसे ऐसे डिफरेंट, अभी जैसे हम लोगों ने पीछे लिखा था कि क्या कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था, जरा देखो मल्टीपल मीडियम के लिए शायद बता दिया था, काफी थे आप आए थे, लिखा तो है। दो मीडियम थे तो म्यू टू म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस क्या म्यू टू लिखा था। मल्टीपल मीडियम था तो डी1 प्लस डी2 प्लस डी3 डॉट 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 अपॉन डी1 बाई म्यू वन प्लस डी2 बाई म्यू टू हुआ था ना। चलो ठीक, तो ये केस आपका हो गया था हम लोग एपरेंट डेप्थ का, जब कहाँ पे थे, ऑब्जेक्ट हमारा किस मीडियम में हो, डेंसर में, इमेज जो होता है वो रेयर में होता है। अच्छा इमेज कह रहे हैं, ऑब्जर्वर रेयर में होता है। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर ऑब्जर्वर डेंसर में हो और ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, रेयर में हो। तो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, सेकंड केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस के यही पॉइंट आपके थे, लिख लिया था आपने। सेकंड केस लिखिएगा, देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, if object is in rarer medium and observer is in denser medium, object is in rarer medium and observer is in denser medium, observer is in denser medium, observer is in denser medium। हो गया। जस्ट उसी का उल्टा होता था बेटा, हम लोगों ने पीछे देखा था जब ऑब्जेक्ट हमारा किस में रहता था, ऑब्जेक्ट डेंसर में था, ऑब्जर्वर एरर में था। तो उस केस में अपरेंट जो डेप्थ होता था, ठीक है, अपरेंट डिस्टेंस जो आपका होता था वो घटता था, h बाई म्यू करते थे हम लोग। ठीक, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक, कि जब आप ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, डेंसर मीडियम में, और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी उसके रिस्पेक्ट में जो अपरेंट डिस्टेंस होगी वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, क्या बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाती है। जैसे रेयर से डेंसर में देखने में घट जा रही थी ना, तो डेंसर से रेयर में देखेंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू जो होगी वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मिलती है बेटा। ठीक, जैसे आपको फिश है, मान लो फिश है, क्या वो पॉन्ड है, लेक है, या जो भी है, रिवर में है, अगर वो किसी बर्ड को ऊपर, बर्ड को फ्लाइंग कर रहा है, तो उस केस में उसको ऑब्जर्व करता है, तो उसकी जो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी होगी उसकी तुलना में वो क्या दिखाई पड़ेगा, उससे ऊपर दिखाई पड़ेगा। उससे क्या दिखाई पड़ेगा, उससे ऊपर दिखाई पड़ेगा। और जब अगर वही बर्ड उस फिश को ऑब्जर्व करेगी तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे क्या दिखेगा, वो क्या होगा कंडीशन, उससे क्या लेसर डिस्टेंस में दिखाई पड़ेगा, उससे जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा उससे लेसर। यानी अगर बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है फिश को तो एक्चुअल डिस्टेंस से लेसर, फिश ऑब्जर्व कर रहा है बर्ड को तो एक्चुअल डिस्टेंस से ग्रेटर डिस्टेंस पे दिखाई पड़ेगा। तो कंडीशन है कि अगर ऑब्जर्वर हमारा डेंसर में है और ऑब्जेक्ट बेटा रेयर मीडियम में है, तो सिचुएशन क्या बनेगा, देखो अब की बार हम लोग ले रहे हैं सपोज दैट ये आपका नॉर्मल पॉइंट है, सरफेस इंटरफेस, कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया। अब यहाँ से एक रे, यहाँ से कोई रे की सिंगल ले लेते हैं, एक रे मान लो आएगी, जो रे आएगी वो रेयर से आ रही है डेंसर में, रेयर से कहाँ आ रही है बेटा, डेंसर मीडियम में आ रही है। और जब रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो उस केस में नॉर्मल से क्या करेगी, वो टूवर्ड्स ही आवे, नॉर्मल के टूवर्ड्स या नॉर्मल से अवे, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या नॉर्मल से अवे बेंड होगा। ये देखो ABCD कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, टूवर्ड्स क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि हम रेयर से, ये मीडियम हमारा कैसा है, रेयर है, और ये वाला मीडियम बेटा डेंसर है। तो आप रेयर से डेंसर में जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है रे। तो ये आपका रे जो होगी वो बेंड हो जाएगी इधर की तरफ। सपोज दैट आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो,
ठीक। आप इसको ऑब्जर्व करो, जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे बेटा ना, तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन पे नहीं बल्कि कहीं पीछे से आती हुई अपीयर होगी, यानी कि इसकी जो पोजीशन आपको दिखेगी ना वो आपको यहाँ दिखेगा। सपोज दैट इसकी जो ओरिजिनल आपकी हाइट थी, ठीक है, एच था, और अभी जो हमें मिल रहा है वो एच डैश मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एच डैश। देखो तो ऑब्जर्व डिस्टेंस जो है वो रियल डिस्टेंस से कैसी है? ग्रेटर है। तो इस केस में जो ऑब्जर्व डिस्टेंस आपका होगा, ठीक है, या उसी को हम लोग एपरेंट कहेंगे, एपरेंट जो वैल्यू आपकी होगी वो रियल वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ जब आप रेयर से डेंसर में देखते थे तो ऑब्जर्व वैल्यू जो होती थी रियल वैल्यू से कम दिखाई पड़ती थी। ठीक, तो फोटो आप भी बना लो फिर। ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। इनके बीच का सेपरेशन मान लो यही हमारा जो शिफ्ट हुआ वो डी है। अपनी पोजीशन से जो शिफ्टिंग हो रही है वो डी है, एक्स है, जो भी आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। हो गया? हाँ बेटा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा हुआ है, यहाँ से रे मूव की, जब ये आएगी इंटरफेस पे, इधर वाला डेंसर मीडियम है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रेयर मीडियम से कोई भी रे डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, मतलब ये ऐसे सीधा, ऐसा जाने के वजह से सीधे जाने के बजाय इधर की तरफ झुक गई। जब इधर की तरफ मुड़ी तो ऑब्जर्वर आप यहाँ पे हो, अब यहाँ पे तो ये रे जो है आपको कहाँ से आती है? इसके जस्ट पीछे से आते हुए अपीयर होगी ना, और जहाँ से अपीयर होगी वो इमेज का क्या हो जाएगा? आपका पोजीशन होगा। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ ना देख के आपको कहाँ दिखेगा? इस पोजीशन पे आपको दिखाई पड़ेगा। इस पोजीशन पे क्या होगा? वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, कैसे आपका वहाँ वेरिएशन होगा। ठीक है, इसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लिखिएगा, देखिए in this situation the apparent depth h dash से इंडिकेट किया ना, h dash की जो वैल्यू होगी बेटा म्यू इंटू h, म्यू इंटू रियल डेप्थ, यानी अपरेंट डेप्थ जो होगा, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू होगा म्यू टाइम इंटू रियल डेप्थ मतलब यहाँ टर्म दिया जाता है, बाकी वो डिस्टेंस आपका है। ठीक, तो उस केस में अपरेंट वाला रियल का म्यू टाइम होगा, या यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालोगे तो एच डैश अपान एच के बराबर होगा। किसी भी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू मोर देन 1 होता है, इसलिए एच डैश की वैल्यू एच से क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंस म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो एच डैश ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? एच, यानी कि अपरेंट डेप्थ इस केस में रियल डेप्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? रेयर में, ऑब्जर्वर कहाँ पे हो? डेंसर में। तो उस केस में जो उसको डिस्टेंस दिखाई पड़ेगा वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। और जब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ऑब्जेक्ट डेंसर में था, ऑब्जर्वर रेयर में था, तो जो डिस्टेंस होता था वो एक्चुअल वैल्यू से कम दिखाई पड़ता था। याद रहेगा? अब यहाँ से शिफ्ट अगर दिखाया जाए, कितना शिफ्ट होगा? तो शिफ्ट की वैल्यू अगर आप दिखाओगे बेटा, शिफ्ट की जो वैल्यू होगी डी की वैल्यू होगी बेटा एच डैश माइनस एच। एच डैश की देखो वैल्यू हमारी है एच डैश म्यू इंटू एच है, तो म्यू इंटू एच माइनस एच, एच यहाँ से कॉमन होगा तो म्यू माइनस 1 इंटू एच के बराबर होगा। यानी कि जो उसकी पोजीशन में शिफ्टिंग हुई
इस पोजीशन से यहाँ तक कितना वो शिफ्ट करेगा, वो उसकी वैल्यू म्यू माइनस वन इंटू एच के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, म्यू माइनस वन इंटू एच। ठीक, हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा, बता दीजिए, लिखो। अच्छा, ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ बेटा, ऑप्टिकल पाथ देखो, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जितने टाइम में, हिंदी में समझ लो पहले, जितने टाइम में लाइट किसी मीडियम में जो डिस्टेंस कवर करता है, उसके रिस्पेक्ट में उतने ही टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस वो क्या करेगा, एयर या वैक्यूम में कवर करेगा, उसे हम लोग कह रहे थे उसका ऑप्टिकल पाथ। जैसे अगर टी टाइम में यक्स डिस्टेंस आपका एयर में कवर कर रहा है, तो टी ही टाइम में जितना वो किसमें वैक्यूम में डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसका हमारा ऑप्टिकल पाथ कहलाता है। क्या कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑप्टिकल पाथ। और जो ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू होती है बेटा, जो हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल पाथ, और ज्योमेट्रिकल पाथ का म्यू टाइम्स होता है। अगर रिफ्रैक्टिव कोएफिशिएंट क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का आपका म्यू है, और उस मटेरियल में वो टी टाइम में एक्स डिस्टेंस कवर किया है, तो उतने टाइम में जब आप किसी केस में वैक्यूम में बात करेंगे, तो म्यू टाइम्स यानी म्यू गुना वो डिस्टेंस क्या करेगा, ज़्यादा कवर करेगा। तो इसी को हम लोग टर्म देते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज distance traveled by light, it is defined as distance traveled by light, distance traveled by light in vacuum, it is defined as distance traveled by light in vacuum in the same time, it is defined as distance traveled by light in vacuum in the same time in which it travels a given path length, in which it travels a given path length in a medium, it travels a given path length in a medium। हो गया, in given path length, okay, it is defined as the distance traveled by light in vacuum in the same time, in the कितना same time in which it travel a given distance क्या path length in a medium, उस मीडियम में उतने टाइम में जितना पाथ लेंथ कवर कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट उतने ही टाइम में वैक्यूम में जो पाथ लेंथ कवर करेगा, उसे उसका हम लोग कह लेते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो नीचे लिखिएगा, देखिएगा, if distance traveled by light in a medium in a time t is x, in a time t is x, then देखो x की जो वैल्यू होगी बेटा, x इक्वल टू v इंटू टी होगा।
और वेलोसिटी किसी मीडियम में जो होता है वो c बाई म्यू के बराबर होता है। किसी भी मीडियम में बेटा वेलोसिटी जो होता है ना वो c बाई क्या होता है, म्यू या n जो भी आपने पढ़ा होगा। c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू t, तो x हो गया। मान लो ये t टाइम t की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगा म्यू इंटू एक्स, ये आ जाएगा बेटा म्यू इंटू एक्स अपान सी। टी की वैल्यू आएगी म्यू एक्स बाई कितना हो गया, सी के बराबर हो गया। अब ये इतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे ऑप्टिकल पाथ कहेंगे। सो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, अब मान लो हमने डी से किसी से दिखा दिया, इसकी जो वैल्यू होगी ये सी, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ लेंथ कौन है, जब वो वैक्यूम में जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सी इंटू टी, और टी की वैल्यू यहाँ से रख दो, सी इंटू म्यू इंटू एक्स बाई कितना सी, सी से कैंसिल आउट म्यू इंटू एक्स। यानी ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ का म्यू टाइम्स हो जाएगा। एक्स यहाँ पे उसका ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है बेटा, एक्स क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है, और क्या है ये डी ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। तो यहाँ पे वेयर एक्स इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ, एक्स हमारा जो होता है बेटा वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते ही हो, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, जैसे मान लो इस कमरे में पानी भरा दिया जाए और लाइट को इससे इंड से उस इंड तक जाने में जो टाइम टेकन होगा उतने ही टाइम में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इसके रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहलाएगा। ठीक, ओके बेटा, आपने बहुत पहले से पढ़ते आए हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR, हिंदी में जिन्होंने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो गया, जल्दी करो। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसी को सिंपली हम लोग बेटा लिख लेते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जरा सुनना, सबने पढ़ रखा होगा, लोअर हाई स्कूल से ही आप पढ़ते हो, 9th में है, तो उस केस में क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो लाइट जो रे होती है, पहला कंडीशन क्वेश्चन बनता है कि फॉर TIR रे विल बी कमिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एनी मीडियम टू अदर मीडियम और नन ऑफ दिस। TIR फिनोमेना शो करने के लिए हाथ उठाना बोलना नहीं है, रे जो होगी वो डेंसर टू रेयर आनी चाहिए, रेयर टू डेंसर आनी चाहिए, या कहीं से कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में बनेगा। हाथ उठाइए, 1 2 3 4, बाकी देवी देवतागण हैं। अच्छा जी, चलिए आप ही बता दो पहले। हाँ आप जी, रेयर से डेंसर में पक्का है, पढ़ी थी जी, खड़ी जाओ, अभी कहाँ पैर में दर्द हो गया। हाँ जी, डेंसर टू रेयर, हाँ जी साहब, डेंसर टू रेयर जी। नेक्स्ट पीछे, डेंसर टू रेयर। अच्छा, आप कुछ बदलेंगे, आप भी पार्टी बता सकती हो। हाँ ठीक है, फाइनल टिकट अभी नहीं मिला है ना, सिंपल अभी मिला नहीं है, बदल लो, अभी नहीं बदलेगी, चलिए ठीक है, अच्छी बात। बेटा TIR के मीनिंग होता है जो रे है ना जिस मीडियम से जा रही है फिर उसी मीडियम में लौट आए,
विदाउट, ये कंडीशन तब हो रहा है जब हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ठीक। जब हम लोग नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, लाइट आती है फिर क्या टकराने के बाद उसी मीडियम में आ जाती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा है। तो कंडीशन जो बनता है जरा ऐसे देख लो, मान लो ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक। बेटा इस फेनोमेना के यूज बहुत जगहों पर होता है और बहुत जगहों पूछा भी जाता है थ्योरेटिकली, प्लस न्यूमेरिकल भी बनता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है। हमने सपोज किया ये नॉर्मल है पहला, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से रे गई, चलो मान लो थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ये यहाँ पे गई, ये मीडियम हमारा डेंसर है बेटा, जैसे डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम है। जब रे जाएगी तो वो हमेशा अगर डेंसर से रेयर में जा रही तो नॉर्मल से अवे जाएगी बेटा, कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा ना। तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उसकी तुलना में ज़्यादा एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। एक कंडीशन, मान लो ये फर्स्ट रे थी हमारी, ये फर्स्ट रे था, ठीक। अभी क्या उसी मीडियम में आया, नहीं आया, हमने क्या रे एंगल को बढ़ा दिया बेटा, जो एंगल है ना उसको थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, मान लो यहाँ पे पहुँचाया। अब यहाँ पे जब पहुँचाया तो इस केस में ये रे, जब ये तो कौन वाले मीडियम का है, डेंसर में है, रेयर में इससे एंगल ज़्यादा बनेगा। सपोज दैट इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये आपका ग्रेज करता हुआ गया, इसी को हम लोग आर की वैल्यू जो लेंगे वो कितना, 90 डिग्री, इसी को कहा, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। आपने पढ़ा हुआ क्या, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, इसी को सी या थीटा सी से, सी आर थीटा सी से दिखाया होगा, जो भी आपने पढ़ा होगा जिस टर्म में। तो ये होता है क्रिटिकल एंगल, मतलब अगर रे डेंसर मीडियम और इंटरमीडिएट के इंटरफेस पे इस पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो जिससे उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 हो जाए, तो उसी एंगल को आप नाम देते बेटा क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो रे जो होगी वो रिफ्रैक्ट होगी सेकेंड मीडियम में। अगर क्रिटिकल एंगल से अगला कंडीशन बनेगा ज़्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए बेटा, ज़्यादा हो जाए, तो रे आपकी उसी सेम मीडियम में क्या होती है, रिटर्न बैक हो जाती है। मान लो हमने ले लिया यहाँ पे नॉर्मल ड्रा किया, अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी या थीटा सी है। क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होते हैं तो रे फिर उसी मीडियम में उसी एंगल पे क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं बेटा TIR। जब रे उसी मीडियम में क्या कर रही है, रिटर्न बैक हो जा रही है, तब उस फेनोमेना को आप टर्म देते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या होना चाहिए, हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका TIR शो करेगा। तो TIR फेनोमेना के लिए रे कहाँ से जा रही जी, डेंसर टू रेरर, मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर में है, फिर आपको TIR शो तब करेगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उस इंटरफेस के लिए ग्रेटर देन क्या हो, क्रिटिकल एंगल हो, तब जाके फिर रिटर्न बैक उसी मीडियम में आएगी। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि TIR शो करने के लिए इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से आनी चाहिए, अगर एरर से आएगी तो कभी भी वो TIR फेनोमेना नहीं शो करेगा। याद रहेगा बेटा, इसी को हम लोग कह लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक। और इसके बेस पे बहुत सारी हमारी फेनोमेना होती हैं जो काम करती हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफी करिए तो वीडियोग्राफी कराया जाए, है ना, पहले कर लीजिए। आप लोगों में से कितने लोग हाईवे रोड पे आते जाते हो, हाईवे से होते हुए, हाँ हाईवे से पैदल जाते हो, गाड़ी जाते हो, एरोप्लेन से जाते, कैसे जाते, ये आपका काम है, बताओ। जाते हैं हम, ये पूछ रहे हैं, जाते हैं ना। अभी थोड़ा सा गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी टेम्परेचर बढ़ने दीजिए, मई जून के महीने में आप देखेंगे, अप्रैल के एंड में आपको रोड पे लगता है क्या है, पानी है, बारिश है, बट हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पानी मिलता नहीं है, कि दिखता है,
हाँ, मिलता है पानी? नहीं मिलता है, ठीक। हाँ, नहीं मिलता है। तो उसी फेनोमेना को हम लोग जब डिजर्ट में करते हैं तो उसी को मिराज कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से TIR फेनोमेना के नाते क्या होता है, वो ऐसा अपीयरेंस होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही ठंडक की जगहों पे जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे चीज़ें उल्टी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, ड्यू टू वहाँ पे हम लोग लूमिंग कहते हैं। इसमें कोल्ड एरियाज में लूमिंग फेनोमेना पाया जाता है TIR के बेस पे, और डिजर्ट एरिया में क्या मिराज फेनोमेना होता है, वो TIR के बेस पे काम करता है। आपने पढ़ा होगा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। आपने कोई भी डायमंड का ज्वेलरी, आपको पहले भी बोला गया है, कभी भी स्फेरिकल शेप का नहीं होता है। कभी देखा किसी ने? कभी भी कोई क्या डायमंड की ज्वेलरी स्फेरिकल शेप की नहीं होती है, कभी भी नहीं होगी, ठीक। रीजन क्या है? क्योंकि वो हमारा TIR की वजह से ही उससे क्या होती है, ग्लो होती, चमक होती है, ठीक है। इस तरह से उसकी कटिंग की जाती है कि जो भी रे किसी एंगल पे आके उस पर इंसिडेंट हो रही लाइट रे, वो बार बार उसमें क्या TIR फेनोमेना शो करे, और इसीलिए उससे ग्लो होती है। और जितनी प्रॉपर कटिंग होती है डायमंड की, उतना ही कास्ट उसका ज़्यादा होता है। तो डायमंड के रेट जो होते हैं मार्केट में बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक होते हैं। कम तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो भी ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ज़्यादा से लेके बहुत ज़्यादा तक होता है। और वो चीज़ें जो बेस्ड होती हैं कितनी प्रॉपर उसकी क्या है, कटिंग है, और दूसरी चीज़ें कितना उसका कंसंट्रेशन यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो उनके बेस पे आप वहाँ से डिसाइड करते हो। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल उतना कम होगा, तो TIR उतना ज़्यादा प्रॉपर होता है, ठीक। इसीलिए कास्ट बढ़ जाता है ना जी। चलो, फोटो बन गया, लिखा जाए, लिखिएगा, पहला लिखिएगा। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट when a ray of light goes from when a ray of light goes from denser to rarer medium, goes from denser to rarer medium, it bends away from normal, it bends away from normal, it bends away from normal, and as the angle of incidence normal bends away from normal, and as the angle of incidence in denser medium increases, angle of incidence in denser medium increases, the angle of refraction in rarer medium, the angle of refraction in rarer medium, angle of refraction in rarer medium also increases, also increases, also increases, and at a certain angle, and at a certain angle, at a certain angle, angle of refraction becomes कितने डिग्री, 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री, ठीक। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है। लिखिए दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, उसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो लिखिए दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या, क्रिटिकल एंगल कह लेंगे। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल सी, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल सी। उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दिया जाता है बेटा क्रिटिकल एंगल कह लेते हैं। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल।
अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अंडरलाइन कर लेना क्रिटिकल एंगल को, क्रिटिकल एंगल को अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक, आगे लिखिएगा। अब बेटा अगर अगेन हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर दिया जाए तो रे सेम मीडियम में क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होता है। लिखिएगा आगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड मतलब बढ़ा दिया जाए, एक्सीड, if angle of incidence exceeds the critical angle, exceeds the critical angle, if angle of incidence increase the critical angle, then light ray comes back, then light ray comes back in the same medium, light ray comes back in the same medium, after reflection, same medium after reflection from interface, after reflection from interface, okay, this phenomena is called total internal reflection. This phenomena is called total internal reflection, TIR। उसी फिनोमेना को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी मोबाइल बंद कर लो भैया, कहाँ ढूंढ रहे हो, बंद रखिए। मतलब आइंस्टीन थोड़े हैं एक बार में 5 काम सही हो जाएगा, है ना। कि ढूंढ रहे हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग क्या है, हैं? तो बंद कर दो यार। ठीक, एक टाइम में एक काम करिए, परफेक्शन के साथ करिए, और कई काम करेंगे तो परफेक्शन नहीं होता है। तो साहब ना हम ये कर पाए, ना वो कर पाए। ठीक, मतलब कुछ ऐसे ब्रिलियंट होते हैं जो मल्टीपल काम एक ही साथ कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ लोगों को बनाया, सबको नहीं। हाँ, वो AI टेक्नोलॉजी सबके पास नहीं है ना। उसके बाद अभी तो यहाँ तक बच्चे पहुँचे AI टेक्नोलॉजी के बाद वो हवाई जहाज उड़ाएंगे घर में, ठीक, और रोज क्रैश करेंगे। हाँ, ठीक, आने दो, अभी देखो क्या क्या होता है। हो गया बेटा। अब अभी जैसे अभी कुछ न्यूज आते हैं कि बच्चे जो है माँ बाप को और टीचर को और ये सब उल्टा पल्टा कहते हैं, तो वो उल्टा पल्टा नहीं, उल्टा पल्टा करके दिखाएंगे। पापा को उल्टा टांग देंगे, कहेंगे AI बोलो अब सीधा हो ये, हाँ, है ना। ये है नैतिकता, क्या होगी, 10 to 0। आप देखो फॉरेन कंट्रियों में 80% ओल्ड पर्सन रिटायरमेंट के बाद कहाँ मिलता है, ओल्ड हाउस में। ठीक, कहाँ चला जाता है वो फिर। अब आपके पापा को अगर आप भगा दीजिए, ओल्ड हाउस भेज दीजिए, तो उनके दिल की आत्मा पे क्या होगी आप सोच लो, है ना। तो ये चीज़ हम लोग नकल किसकी मार रहे हैं, टेक्नोलॉजी की। लेकिन वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आज से ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट आके 10 साल पहले हुआ करते थे। जाके IIT कॉलेज की अभी रिसर्च हुई थी, 20% खाली IIT में पढ़ने लायक बच्चे जा रहे हैं, 80% नॉन एलिजिबल हैं। मतलब नंबर पा के तो जा रहे हैं, नंबर की मेरिट तो पहले से बढ़ी है, क्योंकि लेवल क्या हुआ, सिलेबस घटा दिया, लेवल क्या हुआ पेपर का, घट गया, बढ़ नहीं गया, घट गया साहब। ठीक है, ठीक, तो कंडीशन क्या है, पास होके तो पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि मेरिट के कार्ड ही जाना है, तो मेरिट में जो भी रहेगा वो जाएगा, उसमें मेरिट के क्राइटेरिया आएगा। लेकिन एक्चुअल जो पढ़ने वाले हैं 20% लोग खाली IIT में पहुंच रहे हैं, इसके मतलब 80% ऐसे जा रहे हैं जो नॉन एलिजिबल है। ठीक है, जो हमारे यहाँ सबको नाज होता है ना कि हमारे यहाँ के डॉक्टर और इंजीनियर जाके फॉरेन में रह क्या अपना झंडा लहरा रहे हैं ना, तो उसके बाद लात मार के भगा दिए जाएंगे सब। हाँ, कहेंगे जाओ वहीं अपने इंडिया में जो है बेचो खाओ। ठीक है, तो चीज़ें जो हैं, चलो बेटा देखो फिलहाल हो गया। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ें हैं, बट वहीं तक जहाँ तक वो अपने
कल्चर और क्या बाकी चीज़ों को इफेक्ट ना करें, है ना। क्या लिख लिया बेटा, हो गया। देखिए तो यहाँ पे जब दिखाएंगे बेटा ना क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन पूछा जाता है। जी सर आइए, बाप फूल मालाएं लाई जाए इनके लिए। हाँ कहाँ थे सर? हाँ? अब टाइम हुआ कितना बचा, तुम रुकोगे? बैठो बैठो, अच्छा रीजन बाद में बताना, ठीक। चलो देखो, तो कंडीशन क्या आपका होता है जब हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रिटिकल एंगल की, तो क्रिटिकल एंगल म्यू की वैल्यू क्या होती है, अगर हम लोग यहाँ से रिलेट करते हैं तो आप लिखोगे किसके लिए, क्रिटिकल एंगल। हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ेगा, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये एयर है, इसको मान लो μ1 की वैल्यू म्यू है और μ2 की वैल्यू हमारा क्या होता है, एयर के लिए अगर एयर क्या किसी मीडियम से एयर में जा रहा तो वहाँ पे 1 ले लेंगे। तो आपका फार्मूला हम लोग ने पढ़ा, उसका स्नेल्स लॉ पर μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, यही पढ़ा था ना। क्रिटिकल एंगल के केस में क्या लिखेंगे, μ1 की वैल्यू म्यू और साइन आई की जगह पे साइन सी हो गया और μ2 की वैल्यू 1 हो गया, साइन आर की जगह पे साइन कितना 90 हो गया। तो यहाँ पे म्यू इंटू साइन सी, म्यू इंटू साइन सी इक्वल टू कितना आएगा, अरे साइन 90 भी 1, 1 इंटू 1 1, तो साइन सी की वैल्यू जो होगी ये 1 अपान म्यू होगा, या सी की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स 1 अपान क्या आएगा म्यू आ जाएगा, ठीक। या म्यू की वैल्यू निकालेंगे आर, अगर म्यू की वैल्यू आपको निकालना है तो 1 अपान साइन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का गिवन है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इस रिलेशन से आपका फाइंड आउट कर लिया जाता है, ठीक। तो नोट कर लीजिए आप भी, एट क्रिटिकल केस ऑफ क्रिटिकल एंगल इन कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब TIR अगर शो करना है तो जो वैल्यू आपकी है C से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, TIR शो करेगा, अगर कम होगा तो नहीं करेगा, या बराबर होगा तो भी नहीं करेगा। जल्दी करो बेटा। पेपर दे दो भैया, साइन कर दें। हो गया बेटा, नहीं देखिएगा पूछा जाता है क्या कंडीशन होनी चाहिए TIR के लिए। तो एक तो रे हमेशा कहाँ से ट्रेवल करे, डेंसर टू रेयर ट्रेवल होनी चाहिए। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, देखिए कंडीशंस फॉर TIR, कंडीशंस फॉर TIR। अरे काना फूसी नहीं साहब, पढ़ लो यार, अरे है ना। कंडीशंस फॉर TIR, पहला द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rarer medium, the ray must travel from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, हो गया। दूसरा the angle of incidence, denser medium to rarer medium, दूसरा लिखो the angle of incidence must be greater than critical angle,
हो गया? चलो ठीक बेटा। अब कंडीशन क्या होता है, बोला जाता है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी। तो डिपेंडेंस में एक होता है बेटा हमारा, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम की ज़्यादा रहेगी क्रिटिकल एंगल उसके लिए कम होगा। अगर डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा रेयर के रिस्पेक्ट में जितने ज़्यादा होगी क्रिटिकल एंगल जो आपको मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम मिलेगी। मतलब ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, लेसर विल बी द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल उतनी ही कम रहेगी। तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा मीडियम का, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट एंड सो ऑन, ठीक। अब आप जानते हो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। रेड कलर के लिए बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विजुअल लाइट में वो सबसे लोवेस्ट मिलता है किसी मीडियम का, और वायलेट के लिए सबसे क्या ग्रेटेस्ट मिलता है। हम लोग विजुअल की बात करते हैं क्योंकि विजुअल में ही हमें दिखता है। तो विजुअल लाइट में रेड कलर के लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम और वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो वो कंडीशन आपकी, यानी कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका वेवलेंथ कम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कलर पे डिपेंड हो गया, उसके क्या वेवलेंथ पे आपका डिपेंड हो गया। दूसरा आपका होता है पेयर ऑफ मीडिया। हम पेयर ऑफ मीडिया क्या ले रहे हैं, जैसे अगर ग्लास से एयर में जा रहा है, वाटर से एयर में जा रहा है, डायमंड से एयर में जा रहा है, तो अलग अलग जो पेयर लेंगे, जैसे मान लो आपने ग्लास एयर लिया, वाटर एयर लिया, डायमंड एयर लिया। अब इस केस में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है बेटा, ग्लास की। ग्लास की डायमंड, डायमंड है, अभी कल लिखाया था यार, हाँ ठीक। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड का। तो जब डायमंड का है तो उस केस में, यानी जब डायमंड से आपका कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा, तो उस केस में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे कम होगी। और जब वाटर से एयर में जाएगा, इन तीनों क्या मीडियम में वाटर का सबसे कम है, डायमंड का सबसे ज़्यादा है। आप वाटर का पढ़ा था 4/3, आपने ग्लास का पढ़ा था 3/2, डायमंड का पढ़ा था आपने कितना 2.4 या कुछ केसेस में 2.5 भी मिलता है, ठीक। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड जो डायमंड होते हैं उनके लिए क्रिटिकल एंगल अप्रॉक्सीमेटली 24 डिग्री आता है, कितना 24 डिग्री। यानी कि अगर 24 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उस केस में आपका रे ग्रेज करता हुआ आपका क्या पास आउट होगा, और उससे जैसे भी थोड़ा भी ज़्यादा हुआ वो TIR फेनोमेना शो करेगा, ठीक। दूसरा हम लोग लेते हैं किसके लिए, वाटर के लिए। अगर वाटर और एयर पेयर की बात करते हैं तो वाटर वाला, जिससे ग्लास वाला, डायमंड वाला सबसे डेंटेस्ट था, सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था तो सबसे कम हुआ 24। वाटर इन तीनों मीडियम में सबसे कम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इसके लिए सबसे ज़्यादा होता है तो वैल्यू आता है 49 डिग्री। कितना, याद रखिएगा ऐसे, वाटर एयर 49, डायमंड एयर 24, ग्लास एयर 42। ग्लास से जब एयर में जाता है उस केस में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लगभग 42 डिग्री आता है, ठीक। अब ये मत कहना कि सर उसमें फ्लिंट वाला है कि क्राउन वाला है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कॉमन एरिया गया है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3/2 हम लोग लेते हैं, ठीक। इसके लिए क्या ले रहे हैं हम लोग, 3/2 ले रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारा 42 डिग्री लेते हैं। जब आपने डायमंड के लिए लिया तो 24 डिग्री हुआ, जब ग्लास के वाटर के लिए लिया तो 49 डिग्री होता है, ठीक। जिसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, रेयर मीडियम में अगर हम लोग क्या कहते हैं उसके रिस्पेक्ट में डेंसर जितना, उतना क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट पूछा जाता है डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, सब हेडिंग में से बना लो, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल। पहला पॉइंट, कलर ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट OR और वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वेवलेंथ ऑफ लाइट बेटा देखिएगा, greater the wavelength of light, greater the wavelength of light, lesser will be refractive index, greater the wavelength of light,
lesser will be the greater the wavelength of light, lesser will be the refractive index of the medium. So greater the critical angle, मतलब आप ऐसा कह सकते हो जो लेमडा होता है, जैसे आप लिखा साइन सी इक्वल टू 1/μ, और लेमडा जो होता है, लेमडा की जो वैल्यू होती है 1/μ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन सी के राइट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो लेमडा जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। लेमडा बढ़ने के साथ साथ बेटा क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। और जब कलर की बेस पे कहते हैं, चूंकि लेमडा सबसे ज़्यादा अपने विजुअल लाइट में रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे सिंस लेमडा आर ग्रेटर देन लेमडा वी, सो म्यू आर लेस देन म्यू बी, हेंस क्या हो जाएगा, सी आर रेड कलर के लिए जो आपका होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, किसके लिए, उल्टा हो गया, नहीं सही, क्रिटिकल एंगल जो रेड कलर का होगा वो ज़्यादा होगा किससे, वायलेट कलर से। तो जितना वेवलेंथ ज़्यादा जिसका, उतना उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, जल्दी करो बेटा, बहुत कुछ बताना है, सारा शॉर्ट हो गया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। अगला पॉइंट करिएगा, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया देखिए, ग्रेटर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर विल बी, आपने लिखा नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। ठीक, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज़्यादा हुआ रेयर के रिस्पेक्ट में, आप बोलोगे उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी कम होगी। तो लिखिएगा, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, greater the refractive index of denser medium with respect to error, greater the refractive index of denser medium with respect to error, greater the refractive index of denser medium with respect to error, greater हो गया with respect to किससे, error, lesser will be critical angle, lesser will be critical angle, like for, इसके लिए पहला ले लेते हैं हम लोग, वाटर एयर पेयर। वाटर और एयर के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं, वाटर से एयर जा रहा है, तो इस केस में जो क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू होती है बेटा वो 49 डिग्री होता है। पार हम लोग लेते हैं ग्लास एयर पेयर के लिए अगर आप बात करते हो, ठीक, अगर ग्लास एयर में जा रहा है तो क्रिटिकल एंगल अभी आपको बोला था 42 डिग्री। अगर हम लोग पार डायमंड एयर पेयर की अगर बात करते हैं, डायमंड से आपका एयर में पास आउट हो रहा है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो होगी, अब यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है सिंस म्यू डब्लू लेस देन म्यू जी लेस देन क्या, म्यू डी। वैल्यू इसका होता है बेटा 4/3, इसका 3/2, इसका कहीं 2.4 लेते हैं, कहीं 2.5 ले लेते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है। तो जैसे जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, एंगल की वैल्यू घटती जाएगी। नोट कर लेना, पॉइंट्स यूज में बहुत आता है।
हो जाएगा। अब बताओ टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होगा क्या क्रिटिकल एंगल पे? टेम्परेचर चेंज करने पे क्या क्रिटिकल एंगल बदलता है? नहीं बदलेगा। और लोग साहब, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज की जाए तो उससे आपका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो क्या करेगा? हाँ? बताएंगे? बढ़ जाएगा। क्यों? बट सही बताया इन्होंने। जब टेम्परेचर हम लोग राइज करते बेटा ना, तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है मटेरियल की। अब चूंकि जब हम लोग एयर या वैक्यूम के टर्म में ले रहे हैं बेटा, तो एयर का तो वैसे ऑलरेडी 1 लिया, उससे कम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो नहीं सकता है। तो डेंसर मीडियम पे ही उसका इफेक्ट होगा। इफेक्ट किस पे होगा? डेंसर मीडियम पे। तो डेंसर मीडियम की डेंसिटी घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, तो उस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या करेगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि रेयर मीडियम हमारा ऑलरेडी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1 से कम किसी का होता नहीं है, इसलिए उस पर चेंज जो है हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो इफेक्ट होगा वो डेंसर मीडियम पे होगा, और डेंसर पे होगा तो डेंसर की वैल्यू घटेगी। जब घटेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। तो लिख लीजिए, ठीक है, विथ राइज इन टेम्परेचर, with rise in temperature, refractive index of the with rise in temperature, refractive index of the material in temperature, refractive index of the material with rise in temperature, refractive index of the material decreases. Refractive index of the material decreases, therefore critical angle decreases, therefore critical angle increases, therefore critical angle increases, therefore critical angle increases। तो इसलिए क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आपकी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। देवेंद्र यादव, खड़े हो जाइए सर। आपके पास और कलर का पेन नहीं था? हाँ? अरे तो पड़ोसी हैं, ले लिए होते साहब, है ना? मैंने खाना घर में बनते समय गैस खत्म हो जाए घर पे ना, तो पड़ोसी से मांग नहीं लाते हैं कि भूखे सो जाते हैं आधा कच्चा खा के। हाँ, बैठिए। चलो देखो, तो उस केस में क्या होता है, लिखिए क्या लिखा बेटा? लिख लिया? चलिए अब ऐसे सुन लो बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं TIR पे, अभी आपको बोला लूमिंग, लोअर क्लास में पूछे जाते थे। आपके लेवल पे अगर कहीं बनता तो केवल ये पूछा किस फेनामेना पे बेस्ड है, बाकी क्या होता है इससे मतलब नहीं है आपको। तो लूमिंग होता है बेटा, जो हमारे के कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोल्ड एरिया में नीचे का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पे मटेरियल डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। तो कोई भी रे जो आपकी आ रही है ना, जैसे मैंने पानी में कोई चीज़ उल्टी दिखती है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट होता है जो वहाँ से रे आएगी, वो TIR फेना स्टोर करके फिर से वापस चली जाती है, और उसकी वजह से हमें जो चीज़ें हैं, मतलब या तो सरफेस पे हैं, वो इन्वर्टर दिखाई पड़ता है। जैसे पानी के बगल में कोई पेड़ होता है ना, तो आपको कैसे दिखता है? उल्टा दिखाई पड़ता है। या नाव वगैरह होती है तो लिफ्ट होकर हमें ऊपर उल्टी दिखाई पड़ेगी, तो उस केस में अपोजिट अपीयरेंस होता है, तो उसी को कहा जाता है बेटा लूमिंग बेस्ड ऑन TIR। दूसरा होता है मिराज। मिराज हमारा बेटा डिजर्ट एरिया में होता है, रेगिस्तानों में, जहाँ टेम्परेचर अर्थ सरफेस के नियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप कहीं रेतीले कभी नदियों के किनारे गए हो जहाँ पे बालू बहुत ज़्यादा हो, रेता वगैरह, तो आप देखते होंगे अगर मई जून में जाइए तो अगर कुछ पहने नहीं हुए पैर में शूज वगैरह तो पूरा जल जाता है।
रीजन क्या होता है, टेम्परेचर बहुत क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, डे टाइम में हाई और नाइट टाइम में क्या उतना ही उल्टा कोल्ड होता है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी क्या होता है, हाई हो जाता है। इसलिए जो गैसेज एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के क्लोज होती हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी घट जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। इसलिए वहाँ पे कंडीशन ऐसा फील होता है कि आगे क्या, जैसे कोई भी रे है, जब रेयर होगा तो आने वाली रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो उस केस में हमें ऐसा अपीयर होता है कि कहीं आगे डिस्टेंस पे क्या है, वाटर है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि आप हाईवे पे अगर आप जाते हो गर्मी के टाइम पे, तो ऐसा आगे लगता है कि जैसे पानी बारिश हुई है रोड पे, बट एक्चुअल में हुआ नहीं होता है। तो उसका भी रीजन क्या है, आपका PIR ही है। ठीक है, इसी तरह से आपका डायमंड की क्या होती है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड को इस तरह से बेटा कट किया जाता है क्योंकि उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू स्मॉल है, उसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि जो भी वहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो वो मल्टीपल TIR फेनोमेना शो करे। जैसे आपका ये ग्लो क्यों, चमक क्यों रहा है, क्योंकि आगे से अंदर से लाइटनिंग हो रही है ना, तो ऐसे अगर लाइट मल्टीपल क्या करेगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन शो करेगा, तो उसमें से ग्लो डेवलप होती है। तो वही आपका काज होता है डायमंड के किसका, ब्रिलियंस का, यानी चमक का जो कारण है वो आपका किसके वजह से, ड्यू टू TIR। ठीक, इसीलिए उसको प्रॉपर कटिंग की जाती है, कभी भी स्फेरिकल डिजाइन नहीं किया जाता है। ठीक, दूसरा जो आपका होता है, एक आता है बेटा ऑप्टिकल फाइबर, आज के डेट में खूब यूज हो रहा है। आपने ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किसी को आइडिया? होता क्या है? चलिए, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है बेटा, एक वायर होती है जिसमें दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक जो इंटरनल पार्ट हो उसी को हम लोग कोर कहते हैं, और उसके सराउंडिंग में जो आपका होता है उसे क्लैडिंग कहा जाता है। तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक कोर एंड क्लाउडिंग। एक टर्म हम लोग देते हैं कोर बेटा, और दूसरा टर्म देते हैं क्या, क्लैडिंग। इसमें क्या होता है, एक कोर होता है, दूसरा क्लैडिंग होता है। ठीक, बीच में खाली नहीं है बेटा, भरा हुआ है। इसे कोर कह लेते हैं और बाहर वाले को क्लैडिंग कहा जाता है बेटा। ठीक, जो कोर होता है, ये कोर है, पढ़ ले रहे हैं, ये आपका क्लैडिंग होता है। जो कोर होता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू कोर कह लीजिए और इसे म्यू क्लैडिंग कह लीजिए। म्यू कोर कह लो और इसे म्यू क्लैडिंग कह लीजिए। ठीक है, CLAD कर लिया, म्यू क्लैडिंग हो गया। तो यहाँ पे जो म्यू कोर होता है, कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो क्लैडिंग हमारा है उससे ज़्यादा रखा जाता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्लैडिंग से हमेशा क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है। जब हम इस पे कोई भी रे इंसिडेंट कराते हैं, कोई भी रे अगर आपको इस तरह से इस पे इंसिडेंट कराया जाए, ज़्यादा हो गया, कोई भी रे अगर हम लोग इस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो इस तरह से अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो उसी एंगल पे बार बार ये TIR फेनोमेना क्या करेगा, शो करेगा। और इस तरह से एक एंड से दूसरे एंड में तक विदाउट टाइम लैग्स आपका ये पहुंच जाता है। ना तो टाइम लैग होता है और ना ही एनर्जी का लॉस होता है। एक एंड से दूसरे एंड तक ये क्या करता है, मूव कर जाता है। इसी को कहा जाता है, इसी फाइबर को हम लोग टर्म देते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और प्राइमरली जो इसको यूज़ किया जाता है वो कम्युनिकेशन में एंड आल्सो इन क्या, मेडिकल फील्ड। आजकल आपने पढ़ा होगा लेजर सर्जरी, पढ़ी है ना, सुना होगा, लेजर सर्जरी हो सकता है किसी के घर में हुआ भी हो। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, जैसे जो हमारे ऑपरेशंस आपके होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन सर्जरी करवाते हैं तो वो टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा पेनफुल होता है।
उसी को मॉडिफाइड फॉर्म में आज के डेट में क्या करते हैं, लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी में क्या होता है, एक ट्यूब आपको जहाँ पे जिस आर्गन को क्या करना है, ठीक है, जहाँ पे भी ऑपरेट करना है, एक पतली सी होल बनाई जाती है, वहाँ से ट्यूब डाल देते हैं, उस इंटरनल पोर्शन को वहीं पे क्या ग्राइंड करके निकाल देते हैं या बर्न कर देते हैं, दोनों मेथड होता है। और जैसा आपका आर्गन है उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो वो चीज़ आपकी जो होती है उसी को टर्म देते बेटा लेजर सर्जरी। एंड लेजर बीम के द्वारा उसको क्या करते हैं, इन्फेक्टेड एरिया को क्या कर दिया जाता है, ठीक है, बर्न कर दिया जाता है या वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा लेजर सर्जरी कहते हैं। तो मेडिकल फील्ड में भी यूज़ है। और बाकी जितना कम्युनिकेशन आजकल आपके चल रहा है वो सारे के सारे किसके बेस पे है, ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहले इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज़ किया था किस कंपनी ने किया था, रिलायंस ने। अरे जियो का भी नाम आया है। पहले क्या हुआ, रिलायंस कंपनी ने सबसे पहले आपको नेटवर्किंग में क्या ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया था। उससे पहले पता लगता आप बात कर रहे हो, पापा से बतिया रहे पता नहीं किस जमाने वाले से, ठीक, बात करने के बाद हालचाल लेने के बाद पता लगे तो कोई और निकला, हाँ, ठीक। इसलिए पहले के टाइम पे जब लोग बात करते थे ना, मैंने कंफर्म कर देते आप हैं कौन, है ना। कभी कभी सामने वाला उल्टा गुस्सा करके क्या, हाँ, फोन तुम कर रहे हो, पूछ रहे हमसे कौन है, हाँ, ठीक। तो ऐसा बहुत कुछ हो जाता था कि हालचाल ले लिया, पता लगा वो कोई और ही था हालचाल देने वाला, है, ठीक। तो ऐसा कभी कभी सिग्नल क्या होता था, पता लगा एक रूट दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाता था। बट आज के डेट में ऐसा अब रेयर होने लगा। अभी भी कभी कभी कुछ फॉल्ट हो जाते हैं, और अब जो फॉल्ट होते हैं वो केवल जहाँ पे कनेक्ट होता है, अगर कहीं से दो वायर आपस में इंटरेक्ट हो गए हैं तो उस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन आती है, अदरवाइज नहीं होता है। एक सिंगल आप कभी केबल कहीं कटा हुआ देखिए, बहुत पतले पतले उसमें वायर होते हैं। एक वायर के थ्रू स्टार्टिंग में जब आया था तो लगभग 220 to 240 टॉकिंग वन टाइम हो सकती थी। आज के डेट में तो 350 तक पहुंचा दिए हैं। मतलब एक जो बहुत पतली सी तार होती है ना, उसमें एक बहुत थिन वाली जो तार होती है, आप देखोगे जहाँ कटा होता वायर बहुत सारे पतले पतले उसमें क्या होते हैं, थ्रेड टाइप के होते हैं। एक पतली वाले में आपको 300 प्लस लोग एक टाइम पे एक साथ में बात कर सकते, कोई इंटरप्ट नहीं होगा। मतलब किसी की कॉलिंग दूसरे से इंटरप्ट नहीं होगी। इसीलिए आज के डेट में इतने लोगों के पास, सबके घर में 2 4 10 मोबाइलें हैं, जितने लोग उससे ज़्यादा मोबाइल, देखो भैया लोग 2 2 रखे हैं, ऐसे नेता हैं, हाँ, क्यों, है ना, हाँ? अच्छा, एक तो पढ़ाई एक तो लिखाई है, हाँ। अरे एक में दोनों हो जाता साहब, हम लोग तो सब एक में हो जाता है, बात भी होता है, सब हो जाता है कैसे यार, हाँ। कब से क्या हो गए, नहीं तोड़िए नहीं, बहुत सारे लोग को जरूरत होगी, किसी और को दे दीजिए, ठीक। चलो देखो, अरे नेता होता है, उन लोगों को दिखाना होता है कितना मोटा सा, वो क्या पहन लेंगे, चेन पहन लेंगे और 10 क्या 50 1 लाख की मोबाइल ले लेंगे, 4 ठो रखे रहेंगे, सामने वाला देखेगा बड़ा पावरफुल है ना। यहाँ तो काम चलाना है यार, हाँ, भले जेब में 10 रुपया ना रहे, लेकिन दिखाने के लिए उनके पास बहुत कुछ होता है ना। तो चलो देखो, मैं सबकी बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे चेन पहने रहेंगे 20 ग्राम का, बेचा है आपको 100 ग्राम का, और अभी कहते भैया 500 रुपये की जरूरत है तो जेब में नहीं है, ठीक। फिलहाल वो तो अलग की बात है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। तो इसका जो यूज़ किया जाता है क्या, तो कम्युनिकेशन चैनल में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, ठीक। तो बना लीजिए, आप भी थोड़ा सा 2 लाइन लिख लीजिए, पूछी जाती कुछ पॉइंट, समझ गए। पॉइंट बनता है किस पे बेस्ड होता है, TIR फिनोमेना पे, ठीक। यूजेस कहाँ होते हैं, मेडिकल एंड कम्युनिकेशन में, ठीक। पहले इस पे जब रिटर्न वगैरह हुआ करते थे, पहले के टाइम पे इस पे न्यूमेरिकल भी बनता था, न्यूमेरिकल इस टाइप का बनता था, समझ लो, अभी तो नहीं बनाए जाते रहे हैं। एक एंड से इसकी लेंथ दे देते थे, ठीक, इसकी लेंथ दे दी जाती थी, पूछा जाता था इस एंड से इस एंड तक जाने में उसको टाइम टेकन कितना होगा या कितने TIR शो करेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना बार TIR फिनोमेना वहाँ पे उसमें एग्जिस्ट होगा, अगर करेगा, वो चीज़ आपको पूछी जाती थी। तो उसको निकालने के लिए हम लोग कैसे करते थे, ये क्रिटिकल एंगल C है, C से ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर, लेकिन कैलकुलेशन C पे ही किया जाता है। तो C पे आप जब निकालते थे तो यहाँ से इधर जितना एंगल उतना एंगल इधर, तो इस एंगल की करस्पॉन्डिंग ये लेंथ हमें मिल जाता था। यानी एक TIR शो करने में इतना दूरी कवर कर रहा है, तो जितनी दूरी कवर है टोटल, उसमें एक TIR के लिए जितना नीड है उसे डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ TIR हम लोग निकाल लेते थे। टाइम टेकन निकालना होता था, इतनी डिस्टेंस जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट नहीं जा रहा है,
तो डिस्टेंस ये डायगोनल वाला लिया जाता था, तो एक TIR के लिए कितना टाइम लगना, तो टोटल जितने TIR है उसमें मल्टीप्लाई करते तो टोटल टाइम टेकन हो जाता था। ठीक, बट अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इनकेस कहीं बना तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही निकाला जाता है। हो जाएगा। तो 2 लाइन खाली लिख लीजिए। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर consist of two part, one is core having larger refractive index, while other is cladding having larger refractive index, while other is cladding having lesser refractive index, having lesser refractive index. नीचे लिखिएगा, the value of ऐसा लिख लो, म्यू कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, म्यू क्लाइडिंग। ऊपर स्टेटमेंट लिख लिया है, म्यू कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू क्लाइडिंग। म्यू कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू क्लाइडिंग। ठीक, देखिएगा, इसका मेनली यूज किस में होता है बेटा, इट इज थोड़ा सा, इट इज मेनली यूज्ड किसके लिए, इन कम्युनिकेशन एंड, मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड इसमें मेडिकल पर्पजेस कर दीजिए या मेडिकल सर्जरी कर दीजिए, जो भी कर लीजिए, मेडिकल। तो मेनली हम लोग इसका कम्युनिकेशन और मेडिकल सर्जरी में क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक, चलिए इतना कर लीजिए, फिर हो जाएगा।